हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर हम फिजिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो बच्चा लोग उठा लीजिए अपने हथियार और हो जाइए तैयार। अरे क्या हुआ तन्नू बेटा, हथियार लेने जा रहा हो? अरे हथियार मतलब बच्चों के हथियार क्या होते हैं? पेन और कागज, वो उठाइए। देखो ये तन्नू हमारी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो मैंने क्या बोला वो हथियार लेने के लिए चल पड़ी। तो बच्चा लोग, बच्चों के हथियार होते हैं पेन और कॉपी। तो अपनी पेन और कॉपी उठाइए और हो जाइए तैयार। आज हम चैप्टर 4 को रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर 4 की डिस्कशन हमने शुरू की थी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से कि प्लेन क्या होता है। देखिए प्लेन क्या होता है? प्लेन कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस जिसका लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है उसको हम प्लेन बोलते हैं। और हम अपनी फिजिक्स की भाषा में इसको हम एक्स वाई एक्सिस से दिखा के हम इसको एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। जैसे हमने कहा था मास होता है, भाई आपकी स्पीड होती है, ये क्या होते हैं? ये स्केलर क्वांटिटी होती हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो होती है, साथ में उनकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, आपका वेलोसिटी होता है, फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये सब क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो जिन क्वांटिटीज की सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उनको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, और जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी हो उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर बताया था कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम पे P पॉइंट के ऊपर है, तो ये ओरिजिन है, तो जो OP होता है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं इसको हम R वेक्टर से दिखाएंगे अगर, तो इसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। उसके बाद क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, मान लो किसी दूसरे टाइम पे ये P डैश पॉइंट पे चला गया तो उसका पोजीशन वेक्टर फिर मैंने मान लिया R डैश। जैसे OP डैश, OP को मैंने R डैश मान लिया, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वो P से Q गया था, तो हमेशा आपको पता है पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। तो P डैश जो है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो किसके बराबर होगा? फाइनल पोजीशन OP डैश माइनस इनिशियल पोजीशन OP, और वो था आपका R डैश माइनस R। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की किसी टाइम पे पोजीशन दिखाता है। जैसे R ने पोजीशन दिखाई, R डैश ने पोजीशन दिखाई, तो ये R डैश जो है ये आपका P डैश का पोजीशन वेक्टर था, और जो R है वो P का पोजीशन वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। P से P डैश गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो मैग्नीट्यूड नहीं, हमको डायरेक्शन भी पता लगानी है, तो वो वेक्टर होगा P डैश R डैश माइनस R। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। जैसे हमने कहा था, मान लेते हैं कि एक वेक्टर A है, ठीक है, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन तो सेम रहेगी क्योंकि पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी। वेरी गुड मिकू, ये हो गया 2A। और अगर मैं -2A से करूंगा तो मैग्नीट्यूड डबल होगी नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन उल्ट जाएगी क्योंकि ये -2A है। दिस विल बी -2A। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना नंबर से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड तो उतना ही बढ़ गया, लेकिन डायरेक्शन सेम रही। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो उस नंबर के जितनी बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ग्राफिकली कैसे ऐड कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर थे, हमारे पास एक वेक्टर A था, मान लेते हैं ये, फिर दूसरा वेक्टर B था ये, और हमने दिखाया था कि जो
ये 3 लॉ थे वेक्टर के एडिशन के। एक ट्रायंगल लॉ, मैं ट्रायंगल लॉ की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल में क्या था कि अगर दो साइड दो वेक्टर्स को दिखाती है तो तीसरी साइड, जैसे मान लो ये ओ ए बी है, तो तीसरी साइड जो है वो उनके एडिशन को दिखाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन इधर थी, ओ से ए गया, ए से बी गया, लेकिन जो आपका एडिशन की डायरेक्शन है वो इनसे ओपोजिट है, ये ओ से बी है, न कि बी से ओ। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने ये कहा था कि अगर दो साइड से हम किसी दो वेक्टर को दिखा सकते हैं तो तीसरी साइड उनके एडिशन को दिखाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में हमने ये पढ़ा था कि मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनके बीच ये एंगल थीटा है, और मान लो ये वेक्टर ए है, ओ ए हो गया, ए ओ बी हो गया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि अगर हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें अगर, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है कि जो एडिशन है आपका, ये बी हो गया क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी ए होगा। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की दो साइड अगर किन्हीं दो वेक्टर को दिखाती हैं तो जो उनका सम होगा, जैसे ये ऐसे होगा, ये उस डायरेक्शन में है तो ये ऐसे होगा, तो जो सम होगा उनका अपोजिट डायरेक्शन में होगा और डायगोनल से दिखाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका बी प्लस ए। ठीक है, और फिर हमने ये भी दिखाया था कि वेक्टर एडिशन के अंदर ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, यानी जो वेक्टर एडिशन होता है वो कुमुलेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। हमने ये भी दिखाया था, आपको याद होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये किसके बराबर था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमने दिखाया था, आपको याद होगा। तो वेक्टर एडिशन जो है वो कुमुलेटिव भी होता है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, और वो एसोसिएटिव भी होता है अगर तीन वेक्टर हो तो, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस बी प्लस सी होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें ये दिखाया था कि अगर तीन साइड से आप तीन वेक्टर को दिखा सकते हो तो जो फोर्थ साइड है वो उनका रिजल्टेंट दिखाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि एक, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव जोड़ देना। दैट्स इट, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, की दो प्रकार की प्रोडक्ट होती है, एक स्केलर प्रोडक्ट होती है दैट इज ए डॉट बी, दैट इज ए बी cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होती है, जो रिजल्टेंट होता है वो एक स्केलर होता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी साइन थीटा एंड एन। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इटसेल्फ ए वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट खुद एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, या आप ये बोल सकते हैं इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर ये दोनों एक्स वाई में है तो ये जेड में होगा, ये एक्स जेड में है तो ये वाई में होगा, और ये वाई जेड में है तो ये एक्स में होगा। कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट खुद एक वेक्टर होती है जिसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने देखा था कि भाई हम इन दोनों के हेल्प से एंगल बिटवीन देम निकाल सकते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हमने कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी करके आपको दिखाया था कि, और फिर हमने ये भी आपको बताया था कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है, लेकिन स्केलर आपका वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क हो जाता है। मैं फिर से आपको, अगर मैं आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताऊं तो मान लेते ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर मैं इसके ऊपर
रखूं ए, तो ए से मैं बी जा रहा हूँ। आप मेरा हथेली किधर बंद हो रही है उधर देखिएगा, बी की तरफ मेरी हथेली बंद हो रही है, तो डायरेक्शन किधर गई, इधर। ए क्रॉस बी आपने पढ़ा ना, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इस प्लेन में है, तो उसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद मैंने बी पे हथेली रखा और फिर ए की तरफ जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन मेरी बोर्ड के उस साइड है, यानी हमारा उल्टी डायरेक्शन हो गई, जेड के उल्टी डायरेक्शन, तो दैट इज बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो आप राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, की एक प्लेन में वेक्टर को आप रिजोल्व कर सकते हो। रिजोल्व करने का मतलब ये बताया था कि किसी वेक्टर को आप किन्हीं दो, उसी प्लेन में किन्हीं दो वेक्टर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर में स्मॉल ए ले लेता हूं और दूसरा वेक्टर में स्मॉल बी ले लेता हूं, तो कोई दो नंबर्स, जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पे छोटा एक नंबर सी ले लिया और ये डी, जहाँ पे सी डी रियल नंबर है और ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जो इसी वेक्टर के प्लेन के अंदर हैं, तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी हम किसी वेक्टर को उसी प्लेन के दो वेक्टर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर हमने पढ़ा था कि x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स, की मान लेते कोई वेक्टर, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और एक वेक्टर है OA, एक वेक्टर A था, और उसके अगर हम x और y कंपोनेंट देखें, ये एंगल थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वेक्टर a को आप ऐसे लिख सकते हो axi प्लस ayj, जहाँ पर जो ax होगा दैट विल बी a cos थीटा और जो ay की मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी a sin थीटा, जो आप इस ट्रायंगल से आराम से निकाल सकते कि OB जो होगा दैट विल बी a cos थीटा, ये आपका ax होगा और ये इधर आपका ay होगा, मतलब a b आप बोल सकते हो। तो ये होगा आपका, ये डायरेक्शन था, ये इधर है और ये इधर। तो आप किसी वेक्टर के x और y कंपोनेंट से निकाल सकते हैं, x कंपोनेंट a cos थीटा और y कंपोनेंट a sin थीटा, बट ये ध्यान रखने की बात है कि थीटा इज द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ये था आपका x एंड y कंपोनेंट। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था एनालिटिकल मेथड से। एक तो हमने ग्राफिकल मेथड से पहले ही पढ़ लिया था, तो एनालिटिकल मेथड से का मतलब ये हुआ कि मान लो एक के दो कंपोनेंट हैं axy ayj और b एक वेक्टर है उसके भी दो कंपोनेंट हैं। तो अगर मैं इनको एनालिटिकली जोड़ूंगा तो इनका रिजल्टेंट r किसके बराबर होगा कि x के कंपोनेंट जुड़ जाएंगे ax प्लस bxi प्लस ay प्लस byj, यानी x के जो कोफिशिएंट है वो जुड़ जाएंगे और जो j के कोफिशिएंट है वो वाले जुड़ जाएंगे, दैट विल गिव। तो यहाँ से अगर आप ये बोल सकते हो कि रिजल्टेंट r को भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि rxi ryj, तो जहाँ पे rx जो होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स ax प्लस bx और जो ry होगा दैट विल बी ry प्लस by। तो आप जो है दो वेक्टर्स को, ये तो मैंने प्लेन का बताया, इसी तरह आप स्पेस की बात करें तो axi प्लस ayj प्लस azk हो जाएगा, इसी तरह bx प्लस by प्लस bzk हो जाएगा। तो यहाँ पर एडिशनल आ जाएगा bz az प्लस bzk, तो यहाँ पर आपका तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा रिजल्टेंट का rz az प्लस bz, तो वो हो जाएगा आपका प्लेन के अंदर। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड से। उसके बाद हमने पढ़ा था मोशन इन ए प्लेन। जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हमने एक प्लेन के अंदर से हमने एक्स वाई प्लेन माना था कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जो इसका प्लेन है वो एक एक्स वाई प्लेन है। तो मान लेते हैं पार्टिकल P पॉइंट पर है किसी टाइम t के ऊपर, ये ओरिजिन O है, ये यूनिट वेक्टर r है। तो हमने यूनिट वेक्टर r को लिखा था xi
प्लस वाई जे, ये आपका यूनिट वेक्टर हुआ। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी आर बाई डी टी होगा, जहाँ पर जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो डी एक्स बाई डी टी है हमारा, और जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है दैट इज डी वाई बाई डी टी है। उसके बाद एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे कोवेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। और अगर हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ए एक्स होगा डी वी एक्स बाई डी टी, और ए वाई जो वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा आपका डी आपका वी वाई बाई डी टी। तो ये था आपका पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाली थी। आपको याद होगा कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और हमारा तीसरा इक्वेशन था वी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए एक्स इंटू एक्स। तो ये था हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। का मतलब होता है अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो। ये एक्स एक्सिस की मोशन थी, अगर एक्स की जगह मैं वाई कर दूंगा दैट विल बी द इक्वेशन फॉर द वाई डायरेक्शन। तो ये था हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद पढ़ा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में ऐसे फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो उसकी मोशन होती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह एयर में फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रेवल नहीं करता है, वो पहले धीरे धीरे ऊपर जाता है, एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा और फिर ग्राउंड से टकराएगा। ओ से ऑब्जेक्ट एक ऐसे छोड़ा गया था थीटा एंगल पे, यू इनिशियल वेलोसिटी थी, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर गया, ए पे मैक्सिमम हाइट पे आया, उसके बाद नीचे आते ग्राउंड बी पॉइंट पे ग्राउंड पे आके मिल गया। तो हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल उसने कितना टाइम लिया ओ से लेके बी तक, दैट उसका फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, यानी टोटल जर्नी का कितना टाइम था, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है उसने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर करी, यानी ओ बी, ओ से वो उड़ाया गया था और बी पे ग्राउंड पे टकराया, तो ओ और बी के बीच में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। उसके बाद हमने निकाला मैक्सिमम हाइट की, ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो जा सकता है, तो उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वो तो वो यू और जी पे, यू थीटा पे ये सब डिपेंड करता है। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपने देखा तीनों की तीनों टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। उसके बाद पढ़ा हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है। हमने मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, किसी पॉइंट पी पे है, टाइम टी के ऊपर पार्टिकल और एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एंगुलर जो वेलोसिटी है दैट इज डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी होता है। और जो लीनियर स्पीड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब है जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट। ध्यान से देखिए स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पर अलग अलग है। तो जो लीनियर स्पीड है दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू आर अल्फा, और हमने निकाला था वो डी वी बाई डी टी के बराबर भी होता है। और जो हमने एक्सेलरेशन निकाला था उसके बाद हमने निकाला था उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म जब स्पीड होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है क्योंकि v कांस्टेंट होता है, और हमारा एक्सेलरेशन बचता है ac दैट इज v स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, v जो है वो कांस्टेंट स्पीड है और r जो है दैट इज द वेलोसिटी।
तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हमने निकाला था v²/r। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने पूरा थ्योरी पढ़ा, हमने साथ साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे अलग अलग बुक्स में, NCERT में, दूसरे जो भी बुक आप रेफरेंस ले रहे हो। तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या किसी कॉन्सेप्ट को समझने में भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फेसबुक पेज के जरिए या आप वीडियो के नीचे कमेंट लिख के आप मुझे अपनी दिक्कत बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यू। तो बच्चे लोग, इस तरह से हमने आज यूनिट 4 को रिवाइज किया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। एक नए लेक्चर के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।